इलेक्ट्रॉन्स निकालना, इलेक्ट्रॉन्स छीनना, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव में से सबसे आसान किससे होगा? I नेगेटिव, क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम Cu2+ के सामने I नेगेटिव को बिठा देते हैं तो कॉपर प्लस से Cu+ बन जाए, यानी इसने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, हाँ या नहीं? और वो I नेगेटिव से I छूटने के बाद क्या हो जाए? I2 या नहीं? अब आप इस Cu+ को भी तो लेकिन किसी को सौंपना है, किसी अनायन को पकड़ाना है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने 4 I ले लिए। 4 I नेगेटिव में से 2 तो I2 बन गए और 2 I नेगेटिव ही रह गए, और जो 2 I नेगेटिव ही रह गए वो एक I नेगेटिव एक Cu+ पकड़ेगा। तो यहाँ 2 लगाकर ये बना सकते हैं नहीं? सैंडमेयर्स रिएक्शन याद करो, हाँ CuCl भी लिखते थे, Cu2Cl2 भी लिखते थे, कुछ भी। लेकिन रिवर्स नहीं ट्रू होगा कि अगर रिवर्स नहीं वर्ड लगाना था मुझे क्या बोलना था कि अगर मैं यहाँ Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव लूँगा तो नहीं होगा। तो CuCl2 भी होता है, वो कह रहा CuBr2 भी होता है, लेकिन Cu(I2) नहीं होता। तो देखो सोच के, अगर ये दोनों सिंपली ऐसे ही गले मिल जाते तो क्या बनाते? Cu+2+ आयन अगर I नेगेटिव से गले मिल जाता तो Cu(I2) बनाता या नहीं? लेकिन वो कह रहा Cu(I2) एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि Cu+ रिड्यूस हो जाता I नेगेटिव से, क्या दे देता? I2 और Cu पॉजिटिव। लेकिन क्लोराइड के आयन नहीं छीन पाता Cu2+, तो CuCl2 इसलिए एग्जिस्ट कर जाता। Cu2+ ब्रोमाइड नेगेटिव, Br नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाता, इसलिए Br2 भी एग्जिस्ट कर जाता। तो अपने आप में बढ़िया बात है कि CuCl2, CuBr2 एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन Cu(I2) एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? तो Cu2+ ऑक्सीडाइजेज I नेगेटिव टू I2। क्लियर हो गया अब? तो ये मैंने बोला पेपर में आ चुका IIT वाला, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं था, कुछ घुमाया था इसी बात पे। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन वर्ड का भी यूज करते हैं और रिडक्शन दोनों सेम स्पीसीज का हो। तो अगर हमने 2 Cu+ लिए, उनमें से एक तो Cu2+ बन गया यानी ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन का खा के Cu बन गया। तो ये क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन। तब जवाब ये आता है जो कल भी बात हुई थी कि कॉपर ज़्यादातर +1 स्टेट में ना मिलके कॉपर ज़्यादातर +2 स्टेट में मिलता। तो क्यों मिलता, वो सारी कहानी मैंने आपको समझा दी थी। अब वही लैंग्वेज की टर्म्स में दोबारा देखिए। कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ईजीएस्ट एग्जाम्पल है या नहीं? क्या रीज़न है? तो रीज़न मैंने आपको बनाया था कि Cu+ से Cu2+ बनाने में ΔIH2 नाम का जो खर्चा आएगा, Cu+ से Cu2+ बनाने में ΔIH2 नाम का जो खर्चा आएगा, उस खर्चे से कहीं ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी Cu2+ आयन की। तो वही लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ रेदर देन Cu+ इज ड्यू टू क्या रीज़न?
मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी, Cu2+ एक्वस की, किससे, Cu+ से, विच मोर देन कंपनसेट्स फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+। आगे एग्जैक्टली वही बात या नहीं, Cu+ से Cu2+ बनाने में 200 रुपये फालतू लग रहे थे, लेकिन Cu2+ पानी के साथ दोस्ती करके 500-700 रुपये फालतू हमें रिटर्न फालतू दे देता। तो मोर देन कंपनसेट्स का मतलब समझ गए कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लगी वो भी सारी हमारी एक तरह से हमें वापस मिल गई, और उसके सिवा और भी बहुत सारा प्रॉफिट हो गया Cu2+ बनाने से। डन। तो ये सारा किस्सा इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी, थ्योरी के पेपर के लिए भी। अब हमें हर प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम बनने से जा रहे हैं सबके ऊपर 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी आनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ, जिस सिस्टम में, मैंने वर्ड यूज़ किया सिस्टम, जिस सिस्टम में जिस स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या था, पैरामैग्नेटिक। और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। जिसमें सारे पेयर्ड हों वो, और एक वर्ड था फेरोमैग्नेटिज्म, अगर परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वो वैसे ही रहे, तो वो कौन, फेरोमैग्नेटिज्म। और फेरोमैग्नेटिज्म के एग्जांपल कौन थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल थे क्या। सॉलिड स्टेट चैप्टर का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, जिन्होंने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है उन्हें याद आ रहा होगा। क्या ये तीनों ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल तो ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं। और आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ाया गया था, स्पिन ओनली फॉर्मूला। क्या नाम था, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का स्पिन ओनली फॉर्मूला, जिसमें अन कौन थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी बेसिस पे हम कहते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक मोमेंट इतना ज़्यादा होगा, हमने कह दिया था पैरामैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा होगा। आ रहा है समझ। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूँ तो 1 + 1 × 1 + 3 यानी 3√3 समथिंग 1.7 के अप्रॉक्सीमेट होता। बोलो, √3 1.7 के अप्रॉक्सीमेट नहीं होता क्या। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। बोलो हाँ या नहीं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सीधा भी कह सकते हैं 2 × 1.73। अब ट्रांजिशन मेटल्स में मैं अगर स्कैंडियम 3+ आयन की बात करूं, या मैं Zn और Zn2+ आयन की बात करूं, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी बोलो, पेयर्ड यार। तो ये कैसे होंगे, और बाकी सब ऑलमोस्ट कोई स्पेशल डिज़ाइन केस वेस बन नहीं रहा हो तो सब के सब। अब बताओ, जितनी लाइनें मैंने बोली अगर आपने इंग्लिश में लिख दी तो कम से कम 5, 6, 7 लाइनें तो बनी जाएंगी, और मुझे लिखनी सिर्फ 1 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 3 लाइनें थी। अभी तो मैंने बुक में कुछ पढ़ा नहीं इस टॉपिक में, सिर्फ वो ही पढ़ा, याद किया जो हमने 11th में पढ़ा था, सब 11th में कह रहा हूँ, सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा था। और ये हमने इस लेसन में अब तक पढ़ चुके कि स्कैंडियम में इनर्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, Zn Zn2+ में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही होते हैं, Cu+ में भी सारे पेयर्ड होंगे, 3d10 4s1 होता है कॉपर,
तो ये तो अनस्टेबल है, लेकिन अगर है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो अब देखिए, इतना तो हमें पता ही था। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन सब्सटेंस, टू टाइप ऑफ बिहेवियर इज ऑब्जर्व, डायमैग्नेटिज्म एंड। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता था, सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड इन फील्ड और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड इन फील्ड, यही तो था सॉलिड स्टेट में। और फिर सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, उन्हें क्या कह दिया था, परमानेंटली मैग्नेटाइज वाला वर्ड, फेरोमैग्नेटिज्म। तो फिर वहाँ पे था फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम केस फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, सारे एक ही साइड डायरेक्ट हो गए, स्ट्रांगली मैग्नेटिक हो गया था। अब मैनी ट्रांजिशन मेटल आयंस आर पैरामैग्नेटिक, मैनी के हम तो ये कहना चाह रहे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ज़्यादातर सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही है। अब पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस प्रेजेंस ऑफ, बोलो, magnetic moment is determined by number of unpaired electrons using spin only formula, n is number of unpaired electrons, mu is the magnetic moment, unit is Bohr magneton। सॉलिड स्टेट चैप्टर में याद करो सब बताया था। ये लाइन मैंने वहाँ सॉलिड स्टेट में नहीं बोली थी, लेकिन इसको निकालना कौन सा मुश्किल है। अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि क्रोमियम 2+ आयन का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 पैरामैग्नेटिक होता है तो क्रोमियम तो 3d5 4s1 होता है। क्रोमियम 2+ क्या होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू बोलिए हाँ या नहीं। और अगर वो ये ना देता वैल्यू, सिर्फ बोलता क्रोमियम 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैं अपने आप निकालता इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर ये फॉर्मूला अपने घर से उठा के लाता, यहाँ इनकी वैल्यू 4 डाल देता। और अगर ये वैल्यू दे दी कि एक अनपेयर्ड के लिए इतना, तो सीधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देता। दोनों तरह से क्वेश्चन समझ आ गया। तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट से हमें पता चल जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा। तो देखो स्कैंडियम 3+ का कितना, कैलकुलेटेड 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। Zn2+ का कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कैलकुलेटेड 0। बाकी कुछ करना कराना नहीं। अब देखो जल्दी एग्जांपल 8.8 आंसर पे हाथ रख के अपनी स्क्रीन के। याद है वो ट्रिक दी थी कोऑर्डिनेशन में, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो मैग्नेटिक 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। या मैं सीधा बोलूँ मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, क्योंकि काश यहाँ 5 इंटू 5 होता फिर तो 5 आता। तो 5 इंटू 7 यानी 5 से थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ जितना भी कुछ आ रहा हो, डॉट से पहले वाला जो डिजिट होता है वो जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होता। 4.57 आ रहा, मान लो ऐसे झूठ मूठ बोल रहा हूँ, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 4 होंगे। अप्रॉक्सीमेटली क्यों लगा गए, 4 ही होंगे ना, क्योंकि एन की वैल्यू डॉट में तो हो नहीं सकती, एन की वैल्यू डेसिमल में तो हो नहीं सकती। अब देखो इंडेक्स क्वेश्चन 8.8, 27 के अकॉर्डिंग 3d7 4s2 होगा। कॉन्फ़िगरेशन सिखाई हुई है ना ट्रिक्स, 27 है तो 3d7, अब +2 है तो ये दोनों हट गए होंगे। अब d7 की फिलिंग कैसे हुई होगी, 1 2 3 4 5 6 7, अनपेड कितने 3, तो √nn+2 में 3 3+2 3 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेटॉन आएगा या नहीं, बोलो। अब फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, किसी सब्सटेंस के ऊपर हमने वाइट लाइट डाली। अब वाइट लाइट से क्या हुआ, इसमें जो एटम थे उनका इलेक्ट्रॉन कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके
या को कुछ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो यहाँ पर वाइट माइनस वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशंस विल बी द कलर। वाइट लाइट में से जो वेवलेंथ जो कलर्स इसने एब्जॉर्ब कर लिए उससे रिमेनिंग कलर्स ही तो रिफ्लेक्ट करेगा। यही तो पढ़ाते हैं फिजिक्स वाले कि वाइट लाइट में से अगर विबग्योर में से वायलेट वाली साइड, वायलेट इंडिगो ब्लू वाली साइड की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाए तो वो सब्सटेंस रेड जैसी लगेगी, रेड वाली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। रेड वाली एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लू टोन वाली आ रही होंगी विबग्योर की साइड की, हाँ या नहीं। अगर इस साइड की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही तो ये कलर दिखाई देगा, और ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही तो इस साइड का कलर दिखाई देगा। पता है ना। तो बस इतनी बेईमानी और करेगा कि जी D0 वालों में इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहा, एक्साइट नहीं हो रहा तो कलरलेस। D10 वालों में एक्साइट नहीं हो रहा तो वो भी कलरलेस। तो ये थोड़ी सी बेईमानी की हुई है इन्होंने, D0 D10 वाले कैसे कलरलेस। एक बार दूरदर्शन पे क्लासेस चलती है ना, वो चल रही थी, मैं अचानक कहीं पे बैठा था, वो चैनल चेंज करते हुए चल गया। वहाँ पे वो स्टूडेंट्स बैठे हुए, उनसे प्रॉब्लम पूछ रहे, किसी भी क्वेश्चन पूछे वाई दिस सब्सटेंस इज कलर्ड, तो बस एक ही लाइन हो जो प्रोफेसर साहब थे, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। भागा था, कुछ भी पूछे कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो समझ लो डी ट्रांजिशन T2GEG, वो जादू वाला कंसेप्ट याद आया, जादू वाला टाइटेनियम TiH2O6, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ चला जाता है, तो ये भी डी है, ये भी डी है, इसलिए कह दिया डी ट्रांजिशन। तो कॉम्प्लेक्सिस चैप्टर में तो बहुत ही बढ़िया से फिट बैठता है वर्ड डी ट्रांजिशन। कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कलर्ड की वजह डी ट्रांजिशन नहीं, तो डी ट्रांजिशन वर्ड फिट रखना उसके लिए, कॉम्प्लेक्सिस के कलर के लिए, थ्योरेटिकल आंसर देने के लिए। तो मैंने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, तो dd हो गया अभी। द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड, द फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, द कलर अब्जॉर्ब्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द लाइट अब्जॉर्ब्ड। जो लाइट अब्जॉर्ब हुई उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, जो कलर अब्जॉर्ब हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, हाँ या नहीं। बोलो, चुपके से उसमें भी आ गया। एक्वस सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड यानी कॉम्प्लेक्सेस का ही सीन क्रिएट कर दिया। अब D0 वाला देखो कौन था, स्कैंडियम 3+ कैसा कलरलेस। Ti+4 तक पहुंचा दे तो वो भी D0 हो जाएगा कलरलेस। और D10 वाला जिंक भी कैसा, समझ गए क्या। तो बोलो सर 3 लाइनें तो फिजिक्स से उठा के लिख सकते हो, बस केमिस्ट्री की 1 लाइन कीजिए, एक्साइट हो जाता है D से D में, लोअर से हायर में। अगला क्या, बेसिक बात तो इतनी सी है ना, जिस भी एलिमेंट के पास इनफैक्ट वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो लीगेंड अपने लोन पेयर उसमें देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो बेसिक मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल सो दैट इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लीगेंड। अब मेटल आयन पर जितना छोटा चार्ज होगा उतना ज़्यादा लीगेंड को अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं। मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतने वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा हो जाएंगे, उतने ज़्यादा लीगेंड को अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं। ये तो कॉम्प्लेक्सिस चैप्टर में भी पढ़ा था कि मेटल लीगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी तो डिपेंड करती थी स्टेबिलिटी। याद नहीं है क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो देखो इसके बेचारे के पास कुछ है नहीं है बनाने को, यहाँ तो 2-4 एग्जाम्पल छाप दिए, कोई कहानी नहीं लिखी। अब क्या लिख दिया, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा, दिस इज ड्यू टू, यहाँ आ गई रीजनिंग, ड्यू टू क्या रीज़न, कंपैरेटिवली स्मॉल साइज, ज़बरदस्ती का मुद्दा, छोटा होगा तो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, किसके कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली स्मॉल साइज
एंड हायर आयनिक चार्ज, चार्ज ज़्यादा होगा तो लिगेंड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मैंने उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो इसको बोलना था ये था सही मायने में अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बोलो सर इनमें से कौन सी बात नहीं पड़ी हुई कॉम्प्लेक्सेस में, स्मॉल साइज, हाई चार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब क्या ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट का काम भी करते पाए गए, कॉन्टेक्स प्रोसेस जो आप पढ़ाए SO2 + O2 V2O5, हेबर्स प्रोसेस N2 + 3H2 गिव्स, या तो आयरन लिखा था या आयरन ऑक्साइड लिखा था, याद करो, मोलिब्डेनम प्रोमोटर था, और नहीं तो वनस्पति की, उसमें कौन था, निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम, तो ये भी सब कौन ट्रांजिशन मेटल्स। आया कुछ। अब कह रहा है क्यों हो रहा होगा, पहले तो ये बात हो गई एग्जाम्पल्स की कि देखो सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं या उनका कंपाउंड है। अब बता रहा है क्यों हो रहा है। अब यूँ क्यों हो रहा के नाम पे एक तो सरफेस केमिस्ट्री से बात उठा ली, ये मान लो निकल है और इसके ऊपर आपने हाइड्रोजन गैस छोड़ी, तो हाइड्रोजन गैस इस पर आके एडजॉर्ब होगी, एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री। तो ये H से अपने से चिपका रहा होगा, या कोई ये मेटल इस H को अपने से चिपका रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इससे इन्होंने क्या एज्यूम कर लिया कि H और H के बीच का बॉन्ड वीक हो गया। दूसरी तरह समझ लो, इसके एडजॉर्प्शन से एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन रिलीज हुई थी, एडजॉर्प्शन फिनोमेना से डेल्टा हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ था, डेल्टा एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो रिलीज एनर्जी रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ने में काम आ जाएगी या नहीं। तो इस बात को मैं घुमा के बोल दूँ, एडजॉर्प्शन से रिएक्टेंट्स की बॉन्ड वीक हो जाते हैं, एडजॉर्प्शन से कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कुछ एनर्जी तो यहीं से मिल गई, तो एडजॉर्प्शन से एक्टिवेशन एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है, या एडजॉर्प्शन से रिएक्टेंट्स के बॉन्ड वीक हो जाते हैं। और याद है वो जब हमने कहानी सुनाई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एक बेंच है और दो लोग घर से चले, एक इधर से चला एक इधर से चला अपनी अपनी बाइक पे, तो उन्होंने क्या कहा, रास्ते में शायद टक्कर ना हो, मुलाकात ना हो, अगर चलते रहे तो बीच में ट्रक आ गया, हम इधर से निकल जाएगा इधर से, लेकिन जो पहले पहुंच जाए वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर बेंच पे बैठ जाए, फिर तो दूसरा आगे उसे मिल ही लेगा। तो ये बैठ गया कौन, सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो गया एक रिएक्टेंट का, दूसरा रिएक्टेंट के आके उससे कोलाइड करने के चांसेस बढ़ गए या नहीं, और कोलिजन के चांसेस बढ़ गए, तो रिएक्शन फास्ट हो गई अपने आप। तो मैंने तो ज़्यादा बोल दिया है, तो इतना सारा बोलेगा भी नहीं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। क्यों है ये एक्टिविटी, इज एस्क्राइब्ड टू, यानी फिर से रीजनिंग, ये लाइन मैंने नहीं बोली थी, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एक तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए, Cu कैटलिस्ट कहीं है Cu2+, वो थोड़ी देर के लिए Cu+ बन गया और रिएक्शन ख़त्म होते होते फिर Cu2+ बन गया, या फिर उसने कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो एबिलिटी टू फॉर्म अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इससे क्या लिंक है, तो कॉम्प्लेक्स वाला तो रटना पड़ेगा, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट का अब एग्जांपल अभी दे रहा हूँ। तो ये एग्जांपल आ गए कॉन्टेक्स प्रोसेस वाला, ये एग्जांपल आ गया हेबर्स प्रोसेस वाला, ये वनस्पति घी वाला, 3 एग्जांपल फिट। अब catalysts at a solid surface involve the formation of bonds between reactants। तो कैटलिस्ट के सरफेस भी तो होता है रिएक्शन, कोलिजन। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, टकरे ज़्यादा हो जाएंगी सरफेस पे। अगर उड़ रहे थे तो ये इधर उड़ रहा है, ये उधर उड़ रहा है, और अगर चिपके हैं, ये एक चिपका हुआ ये दूसरा भी आके चिपक गया, तो दोनों में टक्कर होने की संभावना ज़्यादा है या नहीं। तो उसको ऐसे बोल दिया। एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स, समझाया अभी, वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी,
तो ये सब आपके रीजन हो गए, इनमें से दो, एक दो तो याद रह ही जाएंगे, हमें 3 ही लाइन तो लिखनी है। अब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात ये है, आई नेगेटिव और परसल्फेट याद आ गया, परसल्फ्यूरिक एसिड। जब जिस सल्फ्यूरिक एसिड में ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज बन गई थी बीच में, बना के दिखाऊं या याद आ गया? तो ये रिएक्शन होती है, वो कह रहा है ये रिएक्शन, लेकिन अगर इस रिएक्शन को आप Fe3+ आयंस की प्रेजेंस में कराओ तो बहुत फास्ट हो जाती है। कैसे? अब सुनना, ये आपस में बातचीत करें, रिएक्ट करें, तो बातचीत करने में, रिएक्ट करने में टाइम ले रहे हैं। Fe3+ नाम का मीडिएटर आया, Fe3+ ने आई नेगेटिव से बात करी, फ़ौरन आई नेगेटिव को I2 में बदल दिया और खुद क्या बन गया? जैसे अभी कॉपर में किस्सा हुआ था Cu+ वाले केस में, Cu2+ वाले केस में। अब ये जो Fe2+ बना, ये Fe2+ इस थायोसल्फेट के पास पहुंचा, परसल्फेट के पास पहुंचा, इसको भी इसने फ़ौरन खुद वापस Fe3+ बन गया और इसको सल्फेट बना दिया। अब ज़रा सोच के देखो, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूं तो ये बन जाएगी या नहीं? तो कैटलिस्ट ये काम क्यों कर पाया? +3 स्टेट में उसकी दोस्ती आई नेगेटिव से अच्छी थी और +2 स्टेट में आने के बाद उसकी दोस्ती परसल्फेट से अच्छी थी। दोनों का काम निपटा के खुद Fe3+ ही बन गया वापस, या नहीं? जब आप ऐड करोगे Fe3+ मिला ही नहीं। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा काम करा या नहीं? कि Fe3+ बोला, मैं थोड़ी देर के लिए Fe2+ बन के काम तमाम करके वापस Fe3+ बन जाता हूँ। तो एग्जाम्पल आज तक कभी आया नहीं है, आ जाए थ्योरी का पेपर में स्पेशली तो फिट बैठता है कि जी आयरन में कैटलिस्ट का काम कैसे करता है, बताओ। Fe3+, बहुत मुश्किल पेपर बने तो है ये क्वेश्चन, वरना नहीं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या मैं फुटबॉल्स अगर चिपका के रखूं तो उनके बीच में कंचे फंसा सकता हूं? और अगर मैं कंचे मिला के रखूं तो उनके बीच में फुटबॉल्स फंसा सकता हूं? मैं कंचे फंसा के रखता हूं, क्या उनके बीच में कंचा ही फंसा सकता हूं? मुश्किल होगी ना बहुत, कंचों से बनने वाली जगह के बीच में कंचा फंसना। कॉमन सेंस लगाओ, फुटबॉल से बनने वाली जगह के बीच में फुटबॉल फंसा सकते हो क्या? चलो यहाँ तो जल्दी इमेजिन कर लोगे। अब बदमाश है, इंटरस्टिशियल से तो समझ गए होंगे ना, बीच की साइड्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो अगर इंटरस्टिशियल साइड्स में कुछ फंसा दूँ, तो वो क्या कहला सकते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बहुत बदमाश, कितने बदमाश। अभी तो कह रहे थे स्मॉल साइज ऑफ आयंस, याद है? स्मॉल साइजेस। अब आयन वर्ड तो गायब कर देंगे, क्या कहेंगे? द ट्रांजिशन मेटल एटम्स आर जनरली लार्ज इन साइज, सो द क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड कैन, so in the interstitial voids, in the interstitial sites formed in the crystal lattice, small atoms like carbon, hydrogen, nitrogen can easily fit, can be easily trapped, thus they can easily form। बना दिया है नहीं? कॉमन सेंस की बात है या नहीं? अब जब हम इसके इंटरस्टिशियल फाइट्स में, साइट्स में ये छोटे छोटे एटम्स डालेंगे तो क्या ज़रूरी है सारी वाइड्स भरें? मर्जी हमारी, कुछ में डालें कुछ में ना डालें। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। आपने अपने सूटकेस में कपड़े पैक कर लिए, सूटकेस पूरा फुल्ली पैक्ड है, अब जी इसमें तो और कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर मम्मी बोले कि एक अच्छा हैंकी पैक कर दे अंदर, तो कर ही दोगे वो तो उसमें। और मम्मी 5 हैंकी दे दें तो वो भी पैक कर ही दोगे उसमें। सोचो, दिमाग लगा के, हैंकी दिए हैं बस। तो अब ज़रूरी है कि अगर उसमें मम्मी 15 हैंकी दें तो वो भी पैक हो ही जाएंगे, शायद बड़ा सा सूटकेस है। लेकिन क्या ज़रूरी है 15 पैक हो सकते हैं तो आप 15 ही हैंकी रखोगे? नहीं, आप 1 हैंकी में रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो। तो यह वॉइड्स तो बहुत सारे हैं, मर्जी है सारे भरो, मर्जी है थोड़े भरो। तो जब मर्जी है जितने भरो, तो वहाँ स्टोइकियोमेट्री फिक्स हुई या फिक्स नहीं हुई? नॉट फिक्स्ड। और दूसरी बात, इनके बीच में अगर बॉन्डिंग हो गई तो कोई पक्का नहीं है। सचमुच में तो बॉन्डिंग जैसी चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो बोल दूँ नाइदर टिपिकली कोवेलेंट नॉर आयनिक। जितना इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी आयनिक नेचर की ज़्यादा हो जाएगी, जितना कम होगा उनमें कोवेलेंट नेचर की ज़्यादा हो जाएगी। तो एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे।
किस पे डिपेंड करेगा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। ऐसी लाइन हमने वहाँ यूज़ की थी, याद करो, 12, 16 और 13, 15 कंपाउंड्स में। याद आया? नाइदर टिपिकली कोवेलेंट नॉर आयनिक डिपेंड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। हाँ या नहीं? जब वो गैस के बैलून में बैठकर एल्प्स के माउंटेन पे CDS का पेपर देने गए थे, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice. हमने तो और रिफाइन कर दिया, are trapped inside the interstitial sites of crystal lattice formed by metals. Usually non-stoichiometric, neither typically covalent nor ionic. Example, ये वाले में तो फिर भी दिमाग मारना पड़ेगा। ये देखो सबसे बढ़िया लिखा हो वहाँ पे CrH1.3, टीचर को ही नहीं पता, हाँ होगा, समझ गए ना भाई? से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? Cr10H13, यानी 10 क्रोमियम एटम्स का अगर क्रिस्टल है 1 मिनट के लिए, तो उसके वाइट्स में हमने कितने H फंसा दिए? 13। नहीं, बोलो सोच के, हाँ या नहीं? तो कुछ भी चाहो तो ऐसे पॉइंट लगा के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक तो दिखाना है, और इनमें से रट सकते हैं, इनमें से रट लो। इनके फॉर्मूले से क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगेगी फिर, अगर ये वाले फॉर्मूले होने लगे तो। क्रोमियम की स्टेट 1.3, हाइड्रोजन की 1, तो इनसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाजा नहीं होता, तो ये बेकार की बात है। Because of the nature of their composition, these compounds are referred to as interstitial compound। बस। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब जरा सोच के देखो, इन वॉइड्स में अगर मैं बॉल्स फंसा दूं तो ये चीज़ हार्ड हो जाएगी क्या? इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी क्या? इनके इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे क्या? जब ये बी से अट्रैक्ट, ये बी से अट्रैक्ट, ये बी से, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, हार्ड भी हो जाएंगे। मेटल्स की मेटलिक कंडक्टेंस बनी रहेगी या बदल जाएगी? इनके जो एज इट इज़ बनी रहेगी, तो इनकी थर्मल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सब बनी रहेगी मेरे हिसाब से। तो देखो, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन प्योर मेटल्स, वेरी हार्ड, लगभग एक सी बात है, जब मेल्टिंग पॉइंट हो गया तो हार्ड हो गया। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड्स टू इन हार्डनेस। बोराइड्स मतलब समझ गए, वाइड्स में बोरोन फंसाया होगा, तो उनकी हार्डनेस डायमंड के इक्विवेलेंट हो जाती है कुछ की। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, केमिकल इनर्ट, ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये रटनी पड़ती है भाई। जब रिएक्शन कुछ नहीं है तो इनकी रिएक्टिविटी तो एज इट इज़ मेंटेन रहनी चाहिए थी जैसे थी, लेकिन कह रहे हैं केमिकल इनर्ट हो जाता है, होगा कुछ। 3 पॉइंट तो समझ आ रहे हैं आराम से। अब एलॉय फॉर्मेशन का किस्सा देखो। एलॉय क्या होमोजीनियस मिक्सचर होता था, तो 2 और मोर मेटल्स का, या मेटल एंड नॉन मेटल का। तो अगर ये मेरे मेटल एटम्स हैं, ठीक, बल्कि मैं ऐसे बोलूँ ये फुटबॉल्स हैं। क्या हैं? फुटबॉल्स। अब एक बंदा आया मेरे पास और कहता है ये मेरी बास्केटबॉल फिट कर लो अपने सिस्टम में, कर सकता हूँ क्या? फुटबॉल और बास्केटबॉल के साइज़ में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं होता होगा, होता तो ज़रूर होगा, जो स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ियों ने पता होगा। जैसे क्रिकेट की बॉल का वेट भी होता है, डायमीटर भी होता है, फिक्स है ना नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, या कुछ भी बॉल किसी भी साइज़ की बना दोगे। तो फुटबॉल्स की पैकिंग में बास्केटबॉल और बास्केटबॉल्स की पैकिंग में फुटबॉल इजीली पैक हो सकती है, लेकिन फुटबॉल्स की पैकिंग में अगर मैं आपसे कहूँ कंचे फिट कर दो, तो फिर तो इंटरस्टिशियल वाइडी बनेंगे। और आपको जी नहीं, ये फुटबॉल हटा के यहाँ कंचा रखो, तो फिर तो क्लोज पैकिंग नहीं होने पाएगी, पूरा क्रिस्टल लेटेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, अगर जिन बॉल्स को मिला रहे हो, जिनको मिक्स कर रहे हो, उनका रेडियस विदिन 15% ऑफ ईच अदर है, समझ गए? उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 15% साइज़ का डिफरेंस है, तो वो एक दूसरे के क्रिस्टल में ईजिली फिट हो जाएंगी।
तो अब हमें तो ट्रांजिशन मेटल के एलॉय बनाना है ना। सबसे फेमस कौन? पीतल, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्यों होता होगा कि जी इनके जो एटॉमिक रेडियस होंगे वो विद इन 15% ऑफ ईच अदर होंगे, इसलिए दे कैन ईजिली फिट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ईच अदर। तो बदमाशी कि इन सबके साइज़ ना नियरली सेम होते हैं। कभी कहा था इनका साइज़ स्मॉल होता है जब कॉम्प्लेक्स बनाना था, इनके आयंस का साइज स्मॉल है। फिर जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना था, दे हैव लार्ज इनफ साइज सो दैट स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन हाइड्रोजन एट कैन फिट इन देयर लेटस। अब जब हमें एलॉय बनाना है कि देयर साइजेज आर नियरली सेम या देयर साइजेज आर विद इन देयर रेडियस आर विद इन 15% ऑफ ईच अदर, सो कैन ईजिली फिट इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ ईच अदर। और एलॉय क्यों बनाते थे? किसी भी मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाने के लिए। हवाई जहाज बनाने के लिए उसकी बॉडी में एल्युमिनियम क्यों मिला देते हैं? जिससे उसकी बॉडी लाइट हो जाए। और खाली एल्युमिनियम का जहाज बना देंगे फिर तो हवा का झोंका आते ही मुड़ जाएंगे सारे विंग्स। एल्युमिनियम तो सॉफ्ट है, तो हार्डनेस लाने के लिए उसमें कुछ और मिलाते हैं। तो देखिए हमें सब पता था या नहीं। एलॉय इज ब्लेंड प्रिपेयर बाय मिक्सिंग कंपोनेंट्स। एलॉय में भी होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन समझ गए, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था जिन्होंने। इन विच एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम्स ऑफ अदर। अब एक मेटल भी हो सकता है, हालांकि नॉन मेटल भी। जब स्टील होता है तो स्टील में तो आयरन में कार्बन के एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। स्टील इज एन अलॉय, और स्टील अलॉय में कौन है? आयरन, और आयरन में कार्बन या नहीं। तो अब ये इंपॉर्टेंट है। Alloys are formed by atoms with metallic radius that are within about 15% of each other। हालांकि यहाँ तो 15% नहीं होता होगा, तो बदमाशी कर जाते हैं जब जी में। बिकॉज ऑफ सिमिलर, और बड़ी बेईमानी, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई, और उससे भी बड़ी बेईमानी, एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। ये तो बहुत बड़ी लाइन है, एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स सब में फिट कर दो, दिस 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 एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। अब एलॉय बनाने से हार्ड हो गया होगा, अभी बोला था फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई हो गया होगा, और एलॉय के नाम पे स्टील आ गया, स्टेनलेस स्टील आ गए। और ब्रास अभी पढ़ा था, कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर टिन। बोलो 3 लाइनें तो लिख दोगे, नहीं और कुछ नहीं है। एलॉय की डेफिनेशन लिख देना और कह देना देयर साइजेज आर विद इन 15% ऑफ ईच अदर, देयरफॉर कैन इजीली फॉर्म एलॉयज। एग्जाम्पल 8.9 देखो जल्दी से, अचानक झटका। पढ़ा था क्या आज? एग्जाम्पल देना था ना, इससे आसान एग्जाम्पल तो कोई नहीं है। 11th पढ़े होंगे तो 11th में भी ये एग्जाम्पल दिया था सबसे इजी, और नहीं तो वो था ही एक, H2O2 के डिकम्पोजिशन से H2O + O2 बनता था। यहाँ भी ये -1 है, यहाँ -2 और 0 है। बोलो सर, H2O2 में O की -1 भी हो गई, -2 भी हो गई, 0 भी हो गई। दोनों में से कोई भी एग्जांपल फिट कर सकते हो। डेफिनेशन बताइए जब उसी का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो। बोलो। हाँ जी बोलिए। क्या इसमें देखो कुछ नहीं है, पानी में मैंने Cu+ आयंस घोल दिए तो वहाँ एक होगा, लाखों होंगे, लाखों होंगे नहीं। तो एक Cu+ आयन ने क्या किया, दूसरे Cu+ से कहा कि तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं क्या बन जाऊंगा? Cu। और तू क्या बन जाएगा जब तू एक इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो तू क्या बन जाएगा? तो इसे मैं ऐड करके 2Cu पॉजिटिव गिव्स Cu2+ Cu बन जाएगा या नहीं? अब हमने पढ़ तो ली, एग्जाम्पल में हम ये फिट भी कर सकते हैं, लेकिन इसने तो दूसरा एग्जाम्पल दिया कोई
ऐसे यहाँ 6 लिख के हमारे सिर में भी दर्द किया। तो ये तो आपको पता होगा KMnO4 तो पोटेशियम पर मैग्नेट, और आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे K2MnO4 तो इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट। तो इसके 2 K+ हटाऊँ तो यहाँ 2 नेगेटिव आएगा या नहीं। KMnO4 का 1 K+ हटाऊँ तो माइनस आएगा। तो दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट एंड दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। पर वर्ड गायब हो गया। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो ये जो मैंगनेट आयन है ये एसिडिक मीडियम में ये से ये बन गया, सॉरी ये से ये बन गया, देखो MnO4 नेगेटिव, और साथ में एक MnO2 बना। तो Mn की स्टेट यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। ये रिएक्शन मुझे याद करनी ही करनी है। अगर मुझे KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट कल याद करो, 2 आर्टिकल्स करके जाने हैं तो पेपर के लिए। नहीं आई समझ, सांस थोड़ा भारी हो गया। ये MnO4 नेगेटिव बन जाएगा, एक MnO2 बन जाएगा, और याद है वाटर तो स्टेप नहीं है, H संभालना है तो क्या H2। तो इसमें Mn की स्टेट +6 है, इसमें Mn की स्टेट +7 है और इसमें Mn की स्टेट +4 है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया नहीं। अब इंटेक्स क्वेश्चन देखो जल्दी से। 8.9 हमने कर लिया गया कि जी Cu2+ जो है वो स्टेबल क्यों नहीं है, कि जी वो ईजिली ऑक्सीडाइज होकर Cu2+ बना लेता, क्योंकि Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी लार्ज इनफ है, वो आयनाइजेशन एनर्जी को मोर देन कंपनसेट कर देती है। याद आया। Cu+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है और उसकी लार्ज है Cu2+ की। अब ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस तो आपने पीछे कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था स्कैंडियम से लेके Mn तक जो इनके ऑक्साइड्स थे उनसे इनकी ऑक्सीडेशन ग्रुप नंबर मैच कर रही थी। Sc2O3 में स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही था, और Mn2O7 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 ही थी, हाँ या नहीं। तो वही बात लिख रहा और कुछ नहीं लिख रहा बार बार। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कॉन्साइड्स विद द ग्रुप नंबर, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 7 के बाद ऐसा नहीं है, नहीं सही। अब Mn2O7 कल परसों 3-4 बार बोला कोवेलेंट ग्रीन ऑयल, ये लाइन भी पढ़ी थी, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर द कोवेलेंट करेक्टर। तो हमने इसे कह दिया हायर द ऑक्सीडेशन नंबर लेसर द आयनिक करेक्टर। तो Mn2O7 में तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए इसका कोवेलेंट नेचर हो गया। CrO3 एंड V2O5 हेलो मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो इनमें भी कोवेलेंट करेक्टर आ गया होगा। कोवेलेंट करेक्टर आ गए होंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस वीक हो जाती है ना। कोवेलेंट सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक सॉलिड्स कम होते हैं ना। आयनिक सॉलिड्स में तो क्रिस्टल लैटिस होता है, कोवेलेंट सॉलिड्स में जो है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। हायर ऑक्साइड्स आर एसिडिक, पता ही है Mn2O7 कैसा था, एसिडिक या बेसिक, याद है ना। ये कुछ खास काम का नहीं, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो नहीं सही, सब रट्टाफिकेशन। CrO2 एसिडिक है, Cr2O3 एम्फोटेरिक है, और बाकी भी सब फालतू फालतू हेडिंग लगानी हो लगाओ, कुछ कुछ काम का बनता नहीं। अब बातें हैं 2 कंपाउंड्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसमें कई सारी रिएक्शन लिखी दिख रही हैं। तो अब देखो इनमें से एक रिएक्शन या हद से हद कह दो 2 रिएक्शन तो मुश्किल पड़ेंगी, और बाकी 2 के सिवा सारी ट्रिक से होती चली जाएंगी बड़े आराम से। एक होता है CrO4 2 नेगेटिव,
जिसे कहेंगे क्रोमेट आयन, और एक होगा Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसे कहेंगे डाइक्रोमेट आयन। इनकी फोटो बहुत ही आसान है, शेप आ जाए तो टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल हो गया नहीं, और इसमें इस टेट्राहेड्रल को थोड़ा सा झुका दो तो देखो झुकाने से ऐसा हो जाएगा क्या, बोलो। तो इसे हमने क्लॉक इधर की तरफ झुकाया क्लॉकवाइज, ऐसा ही एक और स्पीसीज लेके उसे एंटी क्लॉकवाइज झुका दो, ऐसा ही एक और स्पीसीज लेके उसे एंटी क्लॉक घुमा दो और उनका जो ओ है वो कॉमन कर दो। तो ओ कॉमन करते ही क्या होगा, बोलो। इस पूरे को 2 नेगेटिव लिख दो। ये देखो फोटो किसका हो गया, क्रोमेट का, और ये किसका हो गया, डाइक्रोमेट का। बहुत ही मुश्किल फोटो है या नहीं, इसको टेट्राहेड्रल कह सकता हूँ या नहीं, सिंगल बॉन्ड है। अब पेपर में जब ये कोर्स में होता था तो हमने कहा इस हेडिंग में पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम पर मैग्नेट में से एक क्वेश्चन आना पक्का था। बोलिए। अब इन्होंने प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 K2Cr2O7 इस साल कोर्स से हटा रखा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से एक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो शुरू में इन्होंने यूज छाप दिया, एंड में आके फिर छाप दिया, क्योंकि इस पर 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन आया था उनमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लास्ट में होता था गिव इट्स यूजेस, 1 मार्क्स का ही पार्ट बना देते थे। तो लेदर इंडस्ट्री में ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स के बजाय तो मैं लिख देता हूँ इन प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन होता था हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, या फिर ऐसे क्वेश्चन होता था हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइटोर। क्रोमाइटोर कौन है अब, तो देखिए डाइक्रोमेट्स को क्रोमेट से बनाते हैं, डाइक्रोमेट को किससे बनाते हैं, क्रोमेट से बनाते हैं। तो डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट। अब ये क्रोमेट कहाँ से बनता है, तो क्रोमेट्स आर विच इन टर्न क्रोमेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, मुफ्त में हवा बह रही है। तो दिस इज क्रोमाइट ओर, रटना है इस इक्वेशन को, जिन्हें तैयार करना है सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में और खूब हवा अवेलेबल है, यानी खूब ऑक्सीजन अवेलेबल है, में ये बन जाता है ये। अब ज़रा सोचो इस बंदे को अगर सोडियम आयन मिलें तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा, Na2CrO4 ही बनाएगा ना। इसका नाम क्रोमेट है तो उसका नाम सोडियम क्रोमेट ही बनेगा ना। अब ये जो सोडियम क्रोमेट है हमें तो अभी क्रोमेट बनाना क्या, डाइक्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट सोडियम सॉल्ट है ना, तो जो ये बनेगी ये डिजॉल्व स्टेट में होगी या नहीं, एक्वस स्टेट में होगी या नहीं। आयरन ऑक्साइड याद करो Fe2O3 से हम जब जी में FeOH होता इस रस्ट भी रख देते थे। सरफेस केमिस्ट्री याद आई, तो ये तो डिजॉल्व नहीं होगा, CO2 तोड़ गई होगी। तो वहाँ पर इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लें तो जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट के अंदर येलो कलर का सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं। अगर ये मैं बोल दूँ ये येलो भी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट याद है किसी को किस कलर का था, ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए एटलीस्ट एक बार तो बोला ही होगा। सुंदर सा फ्लोरेसेंट सा और ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में उसे घोल दें तो बड़ा सुंदर सा ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो क्रोमेट इज़ येलो, फिल्टर कर लूँ तो फिल्ट्रेट कौन, सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन। तो द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज़ फिल्टर्ड, फिल्टर करने के बाद
उसमें थोड़ा सा एसिड टपका देते हैं एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो सोडियम क्रोमेट में थोड़ा सा एसिड टपका दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का H+ लिख लिया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पूरा लिख देते तो बैलेंसिंग में पसीने आ जाते। तो इस H+ के आने से ये Na2CrO4 Na2Cr2O7 में चेंज हो गया नहीं। तो Na2CrO4 कैसा था, येलो, और ये कैसा है, लेकिन हमें सोडियम डाइक्रोमेट थोड़ी, हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था। बोलो। अब सोडियम डाइक्रोमेट के इस ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में KCl डाल देते हैं बस। क्या डाल दिया, तो सोडियम डाइक्रोमेट, इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। सोडियम ने K को धक्का दिया, K ने सोडियम को दिया। सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सॉल्युबल है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कम सॉल्युबल है, तो ये जो बन गया ये नीचे बैठ जाएगा थोड़ा बहुत या नहीं, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है एज कंपेयर टू सोडियम क्रोमेट। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट ओवर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे करके क्वेश्चन भी आ गया था कि सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन, इसलिए कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। तो अब ये 3 रिएक्शंस में से मेहनत लगा के, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ Na की जगह K डालना। ये 2 रिएक्शन को रट्टा मारना पड़ता था जब तक ये लेसन हमारे टॉपिक हमारे कोर्स में होता था। 25 बार लिख के देखो, 10 बार नहीं बोला इस बार मैंने, 25 बार लिखो, 50 बार लिखो, 25 बार लिखो, 50 बार लिखो, टिप्स पे आ जानी चाहिए। बोलो। अब ये जो ऑरेंज क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टलाइज आउट। अभी आपने देखा, अगर मैंने क्रोमेट आयंस में H+ डाला तो क्या बन गया, डाइक्रोमेट आयन बन गया। ये येलो से एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Cr2O7 2 नेगेटिव ऑरेंज, ये भी वाटर सॉल्युबल ही है। इसमें मैं अगर बेस डाल दूं तो ये वापस बन जाता है। तो क्या बोल सकता हूँ, क्रोमेट डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्रोमेट आर इंटरकन्वर्टेबल डिपेंडिंग ऑन pH। यहाँ एसिड डाल रहा हूँ यानी pH घटा रहा हूँ, यहाँ बेस डाल रहा हूँ यानी pH बढ़ा रहा हूँ। एसिड डालने से pH कम होता है, बेस डालने से pH बढ़ता है, पता है ना इतना। तो क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द pH। हो गया। और मजेदार बात, दोनों में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आती है, क्रोमेट में भी और डाइक्रोमेट में भी। स्ट्रक्चर्स कर लिए क्या, और कुछ नहीं, बस ये बॉन्ड लेंथ तो याद नहीं होंगी, करना तो ये एंगल याद कर लो, स्पेशली ऑब्जेक्टिव वाले 126 डिग्री। अब स्ट्रक्चर के नाम पे वही सब फालतू बातें कर रहा। Cr2O7 के स्ट्रक्चर बने हैं, क्रोमेट इज टेट्राहेड्रल whereas dichromate ion consists of 2 tetrahedra sharing 1 corner। बता दिया था ना इसको, इधर झुकाओ, इधर दिखाओ, एक और को कॉमन कर दो। और ये बॉन्ड एंगल ऐसे चमकाया NCERT ने, तो नीट वाले का तो राइट बन जाता है इसे पूछने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के। आया। अब यूजेस फिर से आ गए। सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम सॉल्ट्स हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिल गया तो बजाएं या नहीं बजाएं, बताओ क्यों। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जगह सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ कराया, नहीं तो पूरी ऑर्गेनिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कराया, और यहाँ ऐसे लिख रहा है जैसे सोडियम वाला ज़्यादा यूज़ कराते हैं।
एक जहाँ कराया वो भी याद नहीं सर हमें तो फिनॉल में अगर सोडियम डाइक्रोमेट डाल देते थे तो पैरा बेंजोक्विनॉन में ऑक्सीडाइज हो जाता था वो। किसी याद आई क्या किसी को फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बाकी तो पूरी ऑर्गेनिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट ही पढ़ाता रहा। अब ये सारी रिएक्शन है मुझे याद हो गई, जरा इधर में देखो से मत देखना। Cr2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस चैप्टर में पीछे भी पढ़ा है, क्रोमियम +6 में खुश नहीं रहता, इनर्ट वेयर फैक्ट जब इस पे काम नहीं करता था। और ये किस में आके खुश होता है? इतना तो याद रख सकते हो, याद होगा शायद। ये डाइक्रोमेट का क्रोमियम +6 से +3 में आके खुश है। अब 7 पानी संभालने के लिए क्या करूं? 7 ऑक्सीजन संभालने के लिए 7 पानी बनाऊं, और 7 पानी बनाऊं तो यहाँ 7⁴ डालूं। अब चार्ज बैलेंस कैसे होगा? चार्ज बैलेंस करना तो आता होगा। इधर क्या डाल दूं? 6 इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, चार्ज भी बैलेंस हो गए क्या? दोनों तरफ नेट चार्ज +3 रह गया क्या? बोलो भाई, गलत बोल रहा हूँ? बैलेंस तो किया नहीं। अच्छा इधर 2 है ना, ये 2, तो इधर कितना 14 प्लस और 6 और 2 8 नेगेटिव, तो 14 प्लस और 8 नेगेटिव मिलके +6 रह गया नहीं? टोटल इधर टोटल +6 है। अब वो मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फेरस सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन लिखो। पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही है, याद करो हमेशा। K2Cr2 7/H2SO4 ही लिखते थे, H+ ही लिखते थे ऑर्गेनिक में। KMnO4 के साथ कभी न्यूट्रल KMnO4, कभी एसिडिक KMnO4, कभी अल्कलाइन KMnO4, याद आए? तो वो कह रहा है फेरस सल्फेट के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन लिखो, या पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस सल्फेट को कैसे ऑक्सीडाइज करता है। तो मैं कितना बुद्धू बनाने में एक्सपर्ट, मैंने बोला Fe2+ ऑक्सीडाइज होके सिर्फ और सिर्फ Fe3+ ही बनेगा ना, यही रिएक्शन होगी ना। क्या मुझे 10th 11th क्लास की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं आता? इन दोनों को ऐड कर दूँ, ऐड करते वक्त इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा ना, जिससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। वो जो रिएक्शन हो गई, डेट इज़ द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड फेरस सल्फेट। बस हमने आयनिक फॉर्म में दे दी, आपको मार्क्स काट ही नहीं सकता, वो आयनिक फॉर्म में ही मार्क्स देता, सॉरी आयनिक फॉर्म पे भी पूरे मार्क्स देता। अब वो कहे SnCl2 को ऑक्सीडेशन करा दो, तो हमें पता है ना Sn2+ ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है, 14 ग्रुप का मेंबर है। वो कहे Ki का ऑक्सीडेशन करा दो, Ki का, Ki में I नेगेटिव है ना, तो I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके I2 ही बनेगा ना। वो कहे H2S का ऑक्सीडेशन करा दो, तो H2S में सल्फर पे -2 है ना, तो -2 से S, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, S2 नेगेटिव ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अब इसमें से किसी में भी से ऐड करा दो, कर देंगे क्या? बस हमारी रिएक्शनें बनती चली जाएंगी। ये मैंने यहाँ से चुराई। अब इसने इस वाली को और इस वाली को ऐड करके दिखा दिया है, चारों को ऐड ना करके दिखा के, तो हमें ऐड करना तो आता है। बताओ याद हो गई नहीं होगी? बहुत मुश्किल बात थी, या नहीं थी कि जी Fe2+ ऑक्सीडाइज होके Fe3+ Sn+2 ऑक्सीडाइज होके Sn+4 बनेगा, I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके I2 बनेगा, H2S के S2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ के S बनेंगे। और ये तो बिल्कुल बचकानी हरकत है। Cr2 रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी छपा हुआ है क्वेश्चन इसके ऊपर, जब उसमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे कितने निकलेंगे या चार्ज पूछा कितना होगा, तो 6 मोल से 6 फैराडे। लेफ्ट हैंड साइड पे छपा हुआ है क्वेश्चन, सोडियम टेक्स्ट है। 2 क्रोमियम के 2 क्रोमियम है, 7O है तो 7H2 बनाना है, 7H2 बनाना है तो 14H+ ही रखने पड़ेंगे।